हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंदर हम लोगों ने भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया था। भौतिक प्रदेश का हम लोगों ने थार का मरुस्थल पढ़ लिया था पूरा। अब हम पढ़ेंगे अरावली प्रदेश, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और पूरी मैदान को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप देखते जाइए, फटाफट पढ़ते जाइए। अरावली के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर.के. सर से। और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे लगेंगे, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के जरिए दीजिए। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के द्वारा तैयार किए गए हैं, तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अगर इनको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। देखिए, अरावली यह विश्व की प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो आपको याद रखना है, अवशिष्ट हैं, दूसरी वलित भी हैं। वलित का मतलब होता है मोड़दार, तो मोड़दार पर्वतमाला है। इसका जो विस्तार है भारत में गुजरात और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है। दिल्ली की जो रायसेना पहाड़ी है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहाँ तक इसका विस्तार है। और गुजरात के अंदर ये पालनपुर के अंदर, वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है अरब सागर के अंदर से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है, जो कि लगभग 80% के आसपास आता है। तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट होकर आपके खेतरी तक इसका विस्तार माना जाता है। ख से खेड़ ब्रह्मा और ख से खेतरी तक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। खेतरी झुंझुनू के अंदर है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और देखिए, अब हम लोग इसका जो विस्तार जो है वो दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व की तरफ इस तरीके से रहेगा। अब राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैली हुई, तो आपको याद रखना है डूंगरपुर के अंदर, और सबसे कम कहाँ फैली हुई है, अजमेर के अंदर। अजमेर इसका जो मिडल वाला पोर्शन है, बीच का भाग है, वहाँ पे है इस तरह से। और इसकी दिशा की बात करेंगे तो दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व की तरफ है इस तरह से, या फिर नैऋत्य से ईशान, इस तरीके से भी। ये जो इस दिशाओं का जो है नैऋत्य से ईशान तक, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। अब आगे देखिए, इसकी ऊंचाई किस तरीके से है और ऊंचाई को हम लोग किस तरीके से भागों में बांट सकते हैं। ऊंचाई दक्षिण के अंदर सबसे ज़्यादा है, मध्य में कम है, और उत्तर के अंदर भी या उत्तर पूर्व के अंदर यहाँ से भी हम लोग थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती हैं इस तरीके से। या फिर उत्तर पूर्व से लगाकर हम दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका जो है विस्तार भी बढ़ता है और ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई है। और इसकी जो मूल ऊंचाई का 1/3 भाग वो है इस तरीके से सिरोही के अंदर ही है। और दूसरा सबसे ज़्यादा ऊंचा भाग जो है वो सिरोही के अंदर है। और सबसे कम ऊंचा भाग की बात करेंगे तो वो जयपुर के अंदर, इस तरीके से कह सकते हैं। इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट, इन चट्टानों से हुआ है। दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें और दहली क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ये आपको सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, यह थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, इस तरह से आपको याद रखना है। यह भारत की जो महान जल विभाजक रेखा है उसको भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जल विभाजक का मतलब इस तरीके से हो गया कि ये भारत के 2 तरीके से जल विभाजक रेखा के रूप में मानी जाती हैं। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है वो इसके जो है समानांतर होना, ये भी एक तरीके से इसी के वजह से है। दूसरा, यह राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि ये राजस्थान की जलवायु के या फिर मानसून के पैरेलल हैं। जैसे अरब सागर का जो मानसून राजस्थान के अंदर आता है तो वो इसके सारे समानांतर ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, जो कि वर्षा यहाँ पे बहुत कम अरब सागर के मानसून से होती है। बाकी दक्षिण पश्चिम आपने बंगाल की खाड़ी की जो
मानसून की पूर्वाइयाँ चलती हैं या फिर उस मानसून से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे इस तरह से है कि यह अरावली जो है राजस्थान की जलवायु को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। दूसरा, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, जहाँ पे धात्विक खनिजें जो है काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो ये धातुओं से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा संपन्न प्रदेश माना जाता है। कौन सा? अरावली प्रदेश। आगे, यहाँ पे वन व वन्य जीव की दृष्टि से भी ये संपन्न है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे वन और वन्य जीव भी पाए जाते हैं। दूसरा, जनजातियों की दृष्टि से भी ये प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं, जैसे भील, मीणा, फिर कंजर, कथोड़ी, डामोर, गरासिया, ये सारी की सारी जातियाँ रहती हैं। अब मीणा और भील जो है वो आपके मीणा जयपुर की साइड में भी ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, आपके बांसवाड़ा साइड में भी रहते हैं। भील भी बांसवाड़ा में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। फिर कथोड़ी उदयपुर में रहती हैं। डामोर आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में रहते हैं। गरासिया आपके सिरोही के अंदर। इस तरीके से ये एरिया वाइज भी, क्षेत्र वाइज आपको सबको सभी जातियों के बारे में पता होना चाहिए। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, वो भी आप लोग इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये विंध्याचल और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो हम लोग कहते हैं उसको भी इस तरीके से कह रहे हैं। आगे देखिए, इसकी अगर तुलना से या फिर समानता के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यह अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समकालीन माना जाता है। दूसरा, यह वलित और कर्णवंत की तुलना, जैसे शरीर का जो कान होता है अपने सुनने वाला जो कान है उसके समान इसकी आकृति या फिर तुलना करी गई है। दूसरा, तत्वाद्य यंत्र, जो तत्वाद्य यंत्र के अंदर तानपुरा जैसी आकृति का माना जाता है। कौन? अरावली। अब आगे देखिए, इसका वर्गीकरण के बारे में बात करें। वर्गीकरण जो है उसको आधार जो हम लोग ऊंचाई मानते हैं सबसे पहले, तो देखिए दक्षिण में सबसे ज़्यादा ये ऊंचाई वाला भाग है, मध्य में कम है, फिर उत्तर के अंदर भी इसका थोड़ा बहुत ऊंचाई जो कि माना जाता है। उत्तर के अंदर देहली क्रम की चट्टानें और आकृति है वो भेड़ की पीठ जो नुमा है वो हम लोग कह सकते हैं। लेकिन दक्षिण के अंदर अगर इसकी आकृति का बात करेंगे तो वो पंखाकार मानी जाती हैं। उत्तरी अरावली के बारे में बात करेंगे तो इसका विस्तार जो है सबसे ज़्यादा अलवर के जयपुर के अंदर है, फिर अलवर और सीकर तक इस तरीके से हैं। उत्तरी अरावली और देहली क्रम की चट्टानें यहाँ अधिक पाई जाती हैं। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है और ये भेड़ की पीठनुमा आकृति यानी बेठी जैसी आकृति की मानी गई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा और लोहा पाया जाता है। और राजस्थान के अंदर जो अंतिम पॉइंट है यहाँ पे खेतड़ी झुंझुनू वाला, जो खेतड़ी वाला पॉइंट और सिरोही के अंदर खेड़ ब्रह्मा जो पॉइंट है वहाँ से लगाकर ये इस तरीके से 550 किलोमीटर तक फैली हुई है राजस्थान के अंदर। अब आगे देखिए, इसकी जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली के इम्पोर्टेंट और ऊंचाई वाली जितनी भी चोटियां हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो कि 1055 मीटर लंबी है, ऊंची है, ऐसा आपको याद रखना है। ऊंचाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऊंचाई हमेशा मीटर के अंदर मापी जाती है। तो सबसे ऊंचा रघुनाथगढ़ है जो कि सीकर में है। खो नागौरियन जो है 920 मीटर है जो कि जयपुर के अंदर है। भैरोज पर्वत वो 792 मीटर है जो कि अलवर में है। बरवाड़ा 786 मीटर है जो कि जयपुर के अंदर है। फिर बिबाई है या बबई या बिबाई एक ही बात है जो कि 780 मीटर झुंझुनू के अंदर। और बिलाली जो कि 775 मीटर है जो कि अलवर के अंदर है। तो इस तरीके से ऊंचाई के आधार पर भी आपको पता होना चाहिए। उत्तरी अरावली में जितने भी दर्रे और फिर घाट जो हैं वो एक भी नहीं पाया जाता, आपको इस तरीके से याद रखना है। कांकनवाड़ी व केरोंच का पठार वो आपके अलवर के अंदर है। अगर आपको पूछा जाए कि पठार कौन सा है या घाट और दर्रे कौन कौन से हैं तो इस तरीके से आपको बताना है कि दर्रे और घाट तो एक भी नहीं है, लेकिन पठार की बात करेंगे तो केरोंच पठार काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है। यहाँ पे सरिस्का बाग परियोजना है जो कि हरे कबूतरों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कांकनवाड़ी, सरिस्का और केरोंच पठार इस तरीके से। और इसकी अन्य जो
उत्तरी अरावली की बात करेंगे तो अन्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको पढ़ना है। हर्ष पर्वत जो कि सिक्कर के अंदर है, हर्षनाथ पर्वत अलवर के अंदर है, उदयनाथ का जो पर्वत है वो अलवर में है, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ 747 मीटर उसकी ऊंचाई है जो कि जयपुर के अंदर है, चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर के अंदर है, खंडेला सीकर इस तरीके से भी आपको याद रखना है। कांतली नदी निकल रही है जो कि खंडेला सीकर से निकल रही है। फिर आपको याद रखना है जयगढ़ जिसकी ऊंचाई 648 मीटर है जो कि जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ लगभग 600 मीटर है यानी 599 मीटर जो कि जयपुर में है। भानगढ़ वो भी 649 मीटर है, वो अलवर के अंदर है। तो इस तरीके से आपको सारी पर्वत चोटियों के बारे में भी पता होना चाहिए। आगे देखें, बैराट या विराटनगर जयपुर के अंदर जो ऊंचाई के बारे में बात करें तो एक मैंने डायग्राम बना के बता दिया। देखिए, महादेव डूंगरी, बीजक की डूंगरी और भीम डूंगरी इस तरीके से इनकी ऊंचाई है 704 मीटर की। मौर्यकालीन जानकारी के अनुसार बाबरू शिलालेख यहाँ पे मिला था जो कि बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। अब बीजक की डूंगरी से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं बाण गंगा या फिर अर्जुन की गंगा, और इसके ऊपर बीजक की डूंगरी से जो बाण गंगा निकल रही है यहाँ इसके ऊपर जंबा रामगढ़ बांध बनाया गया है जो कि एक अभ्यारण्य की तरह इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर अभ्यारण्य भी है रामगढ़ या जंबा रामगढ़ बांध। अब मध्य अरावली की जानकारी ले रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग। मध्य अरावली यह अरावली का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है क्योंकि मध्य के अंदर ये इतनी ज़्यादा इसका फैलाव नहीं है। मुख्य रूप से इसका विस्तार जो है अजमेर के अंदर है। इसमें घाट दर्रे अधिक पाए जाते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 700 से 500 मीटर तक पाई जाती हैं। इसके अंदर पुष्कर की पहाड़ी, फिर घुघरा घाटी या घुघरू घाटी आपको याद रखना है जहाँ पे आरपीएससी का कार्यालय है, वो घुघरू घाटी अजमेर के अंदर है। फिर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ पे भी अजमेर के अंदर हैं। ब्यावर के अंदर एक कर्नल डिक्सन ने 1836 ईस्वी के अंदर ये कर्नल डिक्सन ने ब्यावर शहर को बसाया था, तो ये ब्यावर आपका अजमेर के अंदर ही आता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसकी चोटियों के बारे में बात करते हैं तो मौर्या जी, टोडगढ़ या गोरम जी एक ही बात है। तो ये जयपुर के आपके अजमेर के अंदर है और 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। 933 टोडगढ़ या गोरम जी। फिर तारागढ़ की बात करेंगे जो कि अजमेर में है, ये 870 मीटर इसकी हाइट है। फिर नागपहाड़ जहाँ से लूनी नदी निकल रही है जो कि अजमेर के अंदर है, और 795 मीटर उसकी ऊंचाई है। अब घाट और दर्रे के बारे में बात करेंगे तो देख लीजिए आप लोग इसको घाट भी कह सकते हैं, दर्रे भी कह सकते हैं, नाल भी कह सकते हैं। तो ये सभी आपको इसके उपनाम भी पता होना चाहिए। जैसे गोरम घाट हम लोग पढ़ेंगे तो गोरम घाट, फिर कामली घाट, ये जो घाट जो लगता है ये दर्रे कहलाते हैं हमारे। ठीक है, आगे देखिए। अब मध्य अरावली के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, घाट, दर्रे और नाल। तो पर्वत के मध्य निम्न या नीचा भाग, दो पर्वतों के बीच की बात करेंगे या फिर इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं भाग जहाँ से आसानी से आर पार आ जा सकते हैं या आसानी से परिवहन व्यापार किया जा सकता है, उसको इस तरह से कह सकते हैं घाट या दर्रा। जैसे अजमेर के अंदर जो इतने भी दर्रे हैं, देखिए बर दर्रा जो कि पाली के अंदर है, सुरा घाट अजमेर में है, याखेरिया अजमेर के अंदर है, झीलवाड़ा अजमेर में है, पीपली घाट अजमेर में है, शिवपुरी घाट वो भी आपका अजमेर के अंदर है, अरनिया जो कि अजमेर में है। इस तरीके से 7 घाट या दर्रे पाए गए हैं। अब नागपहाड़ के बारे में बात करेंगे जहाँ से लूनी नदी निकलती है और अधिक वर्षा अगर यहाँ पे हो गई है तो उसकी जो बाढ़ है वो बालोतरा के अंदर आती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो है इसका बहाव क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर ये लूनी नदी बहती हैं। अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपकी मध्य अरावली के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये पश्चिम क्षेत्र से पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो यहाँ से ये अधिक वर्षा से कम वर्षा की तरफ ये बहने वाली नदी जो कि कौन सी है? लूनी नदी। कौन से पहाड़ से निकलती है? नागपहाड़ से। कहाँ से? अजमेर से, जो कि मध्य अरावली का भाग है। अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली के बारे में बात कर रहे हैं।
इसका विस्तार उदयपुर, सिरोही, राजसमंद के अंदर सबसे ज़्यादा है। इसकी आकृति पंखाकार है, ऐसा आपको याद रखना है। अरावली में सबसे आर्द्र भौतिक प्रदेश, वन या वन्य जीव से संपन्न प्रदेश यही माना जाता है, क्योंकि राजस्थान की दृष्टि में अगर आप लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर वन कौन से जिलों में पाया जाता है, तो वो आपके उदयपुर जिला ही आएगा। तो वो उदयपुर जिला राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में है और वही दक्षिणी अरावली का भाग माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज, जिसमें सीसा जस्ता, आपके चांदी लोहा, अब आपको पता होना चाहिए, ये अरावली का ही क्षेत्र है। अरावली के दक्षिणी भाग में जावर माइंस है, जहाँ से सीसा जस्ता, जावर माइंस या फिर दरीबा, राजपुरा या आगूचा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ से सीसा जस्ता निकलता है। तो ये जो संपन्न क्षेत्र है वो दक्षिणी अरावली के ही भाग हैं और उदयपुर और राजसमंद के ही भाग है या फिर भिलवाड़ा के भाग हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर अरावली में सबसे अधिक ऊंचाई और विस्तार भी आपको दक्षिणी अरावली में ही मिलेगा। दक्षिणी अरावली को हम लोग दो भाग में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहला अर्बुद प्रदेश, दूसरा मेवाड़ की पहाड़ियाँ। कौन सी? मेवाड़ की पहाड़ियाँ। अर्बुद प्रदेश के अंदर कौन कौन से हैं देखिए। अर्बुद प्रदेश जो है माउंट आबू के उधर का हम लोग देख सकते हैं। माउंट आबू, जहाँ पे आबू शहर बसा हुआ है, जो कि 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पे नक्की झील है, यहाँ पे देलवाड़ा है जो कि 1442 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई पे है। 1722 भी कह सकते हैं, 1727 भी कह सकते हैं। 5 मीटर की ऊंचाई पे वो गुरु शिखर का मंदिर है। तो इस तरह से हम लोग अगर गुरु शिखर की हाइट को भी अगर ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो वो 1727 हो जाता है। अदरवाइज 1722 आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे गुड़िया पठार है जो कि 1360 मीटर की ऊंचाई पे है, जो कि सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। इस तरह से आपको सारा का सारा जानकारी आपको याद रखनी है अर्बुद प्रदेश से रिलेटेड। दूसरा, इसको संतों का शिखर कहा है, जो गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा, तो आपको ये भी याद रखना है। माउंट आबू अभ्यारण्य है, यहाँ पे सबसे आर्द्रतम प्रदेश है। राजस्थान का चेरापूंजी वाला स्थान आबू है, माउंट आबू, जो कि सिरोही के अंदर आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है स्थान पर। अगर सबसे ज़्यादा अगर जिले वाइज बात करेंगे हैं तो वो झालावाड़ आता है। फिर अर्बुद प्रदेश के बारे में इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर इंसेल वर्ग का उदाहरण आपको यहाँ पे मिलता है। आगे देखिए, सिरोही के पूर्व में तेज ढाल वाली यहाँ पे कटी पटी जो चट्टानें हैं, जिन्हें भाकर कहा जाता है, और सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान में अगर एकमात्र अगर सदाबहार वन की अगर कोई क्षेत्र है इस तरीके से, तो आपको याद रखना है सिरोही या फिर अर्बुद प्रदेश। अब सदाबहार वन का मतलब ये हो गया कि एक जो वन है वो कभी पत्ते नहीं गिराता, ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि इतने सारे वन होते हैं यहाँ पे, इतने सारे पेड़ होते हैं कि एक पेड़ पत्ता गिराता है तो दूसरा वाला भी उसकी आड़ के अंदर छिप जाता है। यहाँ इतने सारे पेड़ होते हैं कि कौन सा पेड़ पत्ता कब गिरा रहा है इसका पता ही नहीं चलता है, और हमेशा हरा भरा अलग दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं सदाबहार वन। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें। मेवाड़ की पहाड़ियों में देखिए गिरवा यानी कि तश्तरी नुमा आकृति होती है, जो कि उदयपुर के अंदर है। उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने की थी, आपको पता होगा। इसको वाइट सिटी के नाम से भी जाते हैं, पूर्व का वेलिस भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी इसकी आकृति है और ये सदा हरा भरा रहने वाला प्रदेश है, जिसको देशहरों के नाम से हम लोग जानते हैं। देशहरों कहाँ पे हैं? जरगा और रागा के बीच का भाग, जिसको हम लोग देशहरों के नाम से जाते हैं, जो कि उदयपुर के अंदर पाया गया है। उदयपुर में है ये जरगा और रागा। उदयपुर में जो सबसे ऊंचा स्थान को बारे में बात करेंगे तो वो जरगा है, और इसकी चोटी है जो कि जरगा की 1431 मीटर ऊंचाई की बात करते हैं। 1431 मीटर उसकी ऊंचाई है, किसकी? जरगा की। अब यहाँ पे बोराट का पठार है, भोमट का पठार है, मेवल का पठार है। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग है। भोमट उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का भाग है। बोराट उदयपुर और आपके कुंभलगढ़ का बीच का पठार है। तो देखिए, जहाँ रा का मतलब राजसमंद, बीच में रा आ रहा है तो इसका मतलब राजसमंद है। तो उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद में आता है, इसलिए आप लोग इस तरह से याद रखेंगे। उदयपुर और राजसमंद के बीच में या उदयपुर और कुंभलगढ़ के बीच में बोराट है, बोराट का पठार।
भौमा मठ, क्योंकि भौमट आंदोलन भी हुआ था, आपको याद रखना है, जो कि डूंगरपुर की साइड में हुआ था। तो भौमट भील आंदोलन के कारण भी चर्चा रहा। तो भौमट का पठार आपका डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में है। तो आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है। मैंने आपको ये सारा क्लियर करके बता दिया। अब आगे देखिए, जयसमंद झील जो कि गोमती नदी का पानी रोककर बनाई गई है, ये आपके इसके पूर्व में, जयसमंद झील के पूर्व में लसड़िया का पठार है। इसको लहरदार पठार भी कह सकते हैं। यहाँ जयसमंद अभयारण्य भी हैं। इसको कटाफटा आपको पठार के रूप में भी जानते हैं। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं, और जहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो भी मेसा के पठार पे बना गया है। घोड़े की नाल की जैसी इसकी आकृति है, इल्ली की जैसी आकृति भी कह सकते हैं, इल्ली या फिर घोड़े की नाल जैसी आकृति। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो मौर्य राजा चित्रांगन मौर्य ने बनाया था, आपको ऐसा याद रखना है। ऊपरमाल का पठार जो कि बिजोलिया भिलवाड़ा के अंदर से लगाकर वेस्टगढ़ चित्तौड़ के बीच में पठार है, जिसको हम लोग ऊपरमाल का पठार कहते हैं। मालखेत की पहाड़ियाँ जो कि सीकर के अंदर हैं। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में है, मालखेत की जो पहाड़ियाँ हैं सीकर के अंदर है, आपको रिलेट करके याद रखना है। चोटी की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी चोटी दक्षिणी रावली की हैं, सबसे ऊंची कौन सी है, उसके बाद कौन सी, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। गुरु शिखर सबसे ऊंचा है, यहाँ पे राजस्थान का 1722 मीटर ऊंचाई पे है। अगर 1722 या 1727 जो भी दिया गया है आपको याद रखना है, सिरोही में है। घोड़े वाले बाबा जो कि कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। इंसेलबर्ग का उदाहरण यहाँ पे मिलता है। यह हिमालय व दक्षिण भारत के मध्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपकी गुरु शिखर है। फिर आगे लगभग मैंने 10-12 और आपको चोटियों के बारे में जानकारी दे दी है। अब आप देखते रहिए और इनको 1-2 जगह कहीं लिख लीजिए, और इनको दिन में या कभी भी एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोग कहीं जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक चार्ट बना के लिख लीजिए, और 1-2 बार कभी भी रिवाइज कीजिए 1-1 मिनट के अंदर, फिर आपको ये याद हो जाएगी। शेर की ऊंचाई जो है 597 है। दिलवाड़ा जो कि 1442 मीटर ऊंचाई पे है। जरगा 1431 उदयपुर में है। अचलगढ़ 1380 जो कि सिरोही में है। कुंभलगढ़ 1224 राजसमंद में है। ऋषिकेश 1070 सिरोही में है। कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर में। सज्जनगढ़ 938 उदयपुर में है। लीलागढ़ी 874 उदयपुर में है। नागपाणी 867 वो भी उदयपुर में है। और ऋषभदेव 450 मीटर उदयपुर के अंदर है। इस तरीके से आपको ये ऊंचाई के बारे में भी जानकारी रखना है, कौन से ज़िले के अंदर आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। दर्रे या घाट नाल इस तरीके से पढ़िए। फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है। हाथी दर्रा उदयपुर में। देवारी दर्रा उदयपुर में। गोरम घाट राजसमंद में। फिर कामली घाट राजसमंद में। देशूरी की नाल पाली में है। सोमेश्वर दर्रा पाली में। हाथीगुड़ा दर्रा राजसमंद में है। फिर आपको हल्दी घाटी ये भी राजसमंद में है। केवड़ी की नाल ये भी उदयपुर में है। इस तरीके से आपको सारा का सारा याद रखना है। जिवलिया या पगलिया, या ये जो है जिवलिया पगलिया मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, जो कि हम लोग इस तरह से कह सकते हैं राजसमंद को पाली से जोड़ने वाले, या फिर इसको सीमा पर स्थित हैं। अन्य पहाड़ियों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, जो कि दक्षिणी अरावली की अन्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं। मगरा उदयपुर में हैं। कालिंजरा की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा के अंदर हैं। आड़ावाला की पहाड़ियाँ बूंदी के अंदर हैं। बिछामेड़े की पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं। मोती डूंगरी उदयपुर में है। बीजासन की पहाड़ियाँ भिलवाड़ा में है। और खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंदर हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो कि इसके अंदर देख लीजिए आप लोग। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर में। ग्रेनाइट पर्वत जालौर। सुंडा पर्वत सुंडा माता पर्वत इस तरीके से वो भी जालौर। डोरा भाकर झालोर के अंदर है। इस तरह से आपको याद रखना है। सुंडा माता पर्वत 2006 के अंदर राजस्थान का प्रथम रोप लगाया गया था, आपको याद रखना है। यहाँ भालू कंजर्वेशन पार्क बनाया गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा भालू को कंजर्व किया गया है, जो कि जालौर के अंदर है। डोरा भाकर जो कि जालौर के अंदर, इसकी ऊंचाई 869 मीटर ऊंचाई पे है, और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा
शिखर हैं, ऐसा आपको याद रखना है। इसराना भाकर जालौर के अंदर है जो कि 839 मीटर ऊंचाई पे है। रोजा भाकर जालौर के अंदर है जो कि 730 मीटर ऊंचाई में है। जाडोला भाकर, इसकी ऊंचाई जालौर के अंदर 588 मीटर है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर है। और यहाँ माचना एक ऊंट की नस्ल है, नाचना गांव, और नाचना जो मरुस्थल का विस्तार भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा मरुस्थल का विस्तार नाचना गांव से है, और नाचना एक ऊंट की नस्ल भी है। अब आगे देखते हैं सोनारगढ़ जो पीले पत्थरों से बनाया गया है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 6 पहाड़ी दुर्गों में से एक ये पहाड़ी दुर्ग है। सोनारगढ़ का किला त्रिकुट पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। आगे देखिए, गढ़ीसर तालाब यहाँ पे है, इस तरीके से आपको याद रखना है। कुलधरा गांव, पालीवाल ब्राह्मण यहाँ पे इस तरीके से वो खड़ीन की खेती वगैरह करते हैं। सम गांव, जहाँ पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि सम गांव ऐसा है जहाँ 0 के आसपास सेंटीमीटर बारिश होती है, नहीं के बराबर। राजस्थान का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सम जैसलमेर के अंदर। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब त्रिकुट पर्वत जो कि करौली के अंदर है और जहाँ केला देवी का मंदिर बना हुआ है। फिर चिड़िया टूप की पहाड़ी जोधपुर के अंदर है, जहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1459 ऊंचाई नहीं, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है 1459 ईस्वी में आपके राव जोधा ने इसका निर्माण किया था। इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं, सूर्य नगरी भी कहते हैं। किसको? जोधपुर को, ऐसा आपको याद रखना है। 56 की पहाड़ियाँ और 56 का मैदान। 56 की पहाड़ियाँ ये आपकी जो बाड़मेर में है, लेकिन 56 का मैदान ये आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा का मैदान कहलाता है, माही का मैदान कहलाता है, जो कि 56 का मैदान, क्योंकि 56 नदी नालों से मिलकर बना होता है, जो कि माही नदी में मिलती हैं। ये इस तरह से आपको याद रखना है। सिवाना से बालोतरा तक हम लोग ये 56 की पहाड़ियाँ फैली हुई बाड़मेर के अंदर। 56 गोलाकार या गुंबदाकार पहाड़ियाँ से मिलकर बना हुआ है। बैतूलिस का बेहतरीन उदाहरण यहाँ पे मिलता है। आगे मेवानगर 56 की पहाड़ियों के अंदर है। नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा मंदिर, यहाँ पे जैन धर्म का भगवान पार्श्वनाथ मंदिर का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, जो काल भैरव का नाम से भी है, जानते हैं हम लोग, नाकोड़ा भैरव मंदिर या नाकोड़ा काल भैरव मंदिर। सिवाना के पास पीपलू ग्राम में महादेव हल्देश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाता है। यहाँ अधिक वर्षा होने के कारण हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, सिवाना के अंदर पीपलू गाँव। फिर बालोतरा के पास तिलवाड़ा, जहाँ मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध पशु मेला भरता है। बालोतरा के आस आपके पचपदरा झील है, और इसके बाद लूनी नदी का पानी जो है खारा हो जाता है। बालोतरा तक पानी मीठा रहता है लूनी नदी का, इसके बाद खारा हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने पूरा का पूरा अरावली प्रदेश पूरा जान लिया, और राजस्थान के अन्य जितने भी पहाड़ियाँ हैं अरावली के अलावा, और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी, उनकी विशेषता या उनकी ऊंचाई या वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये सारा का सारा आप लोगों ने जाना। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान। देखिए, पूर्वी मैदान के बारे में जानकारी ले लीजिए। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3% भाग रखता है, लेकिन यहाँ जनसंख्या 39% भाग निवास करती है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। ये राजस्थान के यहाँ 10 जिले हैं, और इनका निर्माण जो हुआ है पूर्वी मैदान का, वो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा हुआ है, जो कि प्लीस्टोसीन काल की हम लोग माना जाता है। ये जो मैदान है वो प्लीस्टोसीन काल का माना गया है, जलोढ़ मिट्टी से निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? यहाँ यमुना की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे बनास नदी, चंबल नदी, ये बनास नदी की सारी सहायक नदियाँ बनास नदी में मिलती है, और बनास नदी यमुना में चंबल में मिलती है, और चंबल जो है यमुना में जाके मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ का जो क्षेत्र है इसको हम लोग कह सकते हैं यमुना की सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है, और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, तो हम गंगा का मैदान के रूप में भी हम इसको जानते हैं।
अब खादर और बांगर दो एक शब्द हैं, इन खादर और बांगर को हम लोग समझ लेते हैं। पहले आप लोग खादर को पूरा जान लीजिए। खादर का मतलब क्या होता है? खादर नवीन मिट्टी होती है, नदी घाटी में पाया जाता है। नदी का पानी प्रतिवर्ष इसके अंदर आता जाता रहता है। यह अत्यधिक उपजाऊ वाला भाग होता है। इस क्षेत्र के अंदर या फिर खादर वाली जो मिट्टी होती है वहाँ कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। यहाँ उर्वरक जो है वो कम डालने की ज़रूरत है। उर्वरक का मतलब खाद बीज वगैरह बहुत कम डालोगे तब भी यहाँ पे ये सारी की सारी फसलें अच्छे से हो जाएगी। लेकिन बांगर की बात करते हैं। बांगर पुरानी मिट्टी होती है, नदी घाटी से दूर होती हैं। ये पुरानी मिट्टी कभी उस टाइम में कभी यहाँ पे मतलब नदियाँ होके गुजरी होगी, जो कि यहाँ पे पानी के साथ मिट्टी छोड़ गई होगी, तो बहुत पुरानी बात है। इस तरीके से ये प्लीस्टोसीन काल में नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी होती हैं, कम उपजाऊ होती हैं, अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है यहाँ पे, और यहाँ अधिक उर्वरक भी डालने की ज़रूरत होती है। उर्वरक का मतलब खाद बीज वगैरह यहाँ ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अब आगे देखिए, पूर्वी मैदान और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में बात इस तरह से कह सकते हैं। पूर्वी मैदान जो है वो तैतीस सागर से आप नदियों के द्वारा मिलकर बना है। इसकी जो गहराई है वो पूर्वी मैदान की 2000 मीटर तक गहराई पाई गई हैं। अवसादी या यहाँ पे पर्वतदार चट्टानें हैं जो कि खनिजों की दृष्टि से बहुत गरीब हैं। ऐसा आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे किसी तरीके से खनिज संपदा वगैरह नहीं पाई जाएगी। पूर्वी मैदान में यह विशाल मैदान भारत का भाग कहलाता है। ऐसा आपको याद रखना है। अब हम आगे देख रहे हैं। पूर्वी मैदान को हम लोग अलग अलग भागों में बांट देते हैं। देखिए, सबसे पहले माही का मैदान, दूसरा चंबल का मैदान और तीसरा बनास का मैदान। तो 3 भाग में हम पढ़ते हैं। देखिए, माही के मैदान के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये 56 का मैदान, कांठल का प्रदेश, पुष्प प्रदेश, भाटी का मैदान, भाटी याद रखना है, वागड़ प्रदेश, इसको हम लोग अन्य उपनाम से भी जानते हैं। माही के मैदान को कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अन्य नाम क्या क्या हैं। कभी एक बार पूछा गया है आपका, भाटी का मैदान किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है माही का मैदान ही भाटी का मैदान कहलाता है। फिर चंबल का मैदान किसको कहते हैं? चंबल के मैदान को हम लोग बीहड़ भी कहते हैं। यहाँ पे अवनालिका प्रदन है, उत्खात भूमि यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं। बनास का मैदान, देखिए दक्षिणी मेवाड़ के जो मैदान है उसको हम लोग बनास का मैदान कहते हैं। मालपुरा करौली का मैदान भी कहलाता है। ये भूरी बजरी मिट्टी इस तरीके से होती है। पिडमांड का क्षेत्र, पिडमांड का मैदान कहलाता है। खेराड़ व माल खेराड़ यहीं पर पाया जाता है बनास का। सबसे पहले याद रखिए आप लोग, माही का मैदान हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चंबल का पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे जो भी बनास और उससे रिलेटेड आगे पढ़ते हैं। देखिए, माही का मैदान, ये माही जो नदी हैं वो महंद झील आपके एमपी से निकलकर फिर खंबात की खाड़ी में जाके मिल रही है गुजरात के अंदर से। फिर इसका जो है राजस्थान के अंदर ये उल्टे यू आकार से बहती हैं और कर्क रेखा को ये 2 बार काटती हैं। ऐसा आपको याद रखना है। यहाँ पे इसके जो प्रदेश के अंदर महुआ वृक्ष काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और महुआ वृक्ष के पुष्प से आदिवासी लोग शराब बनाते हैं, इसलिए इसको पुष्प प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ऐसा ये आपको इम्पोर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है। इसको वागड़ प्रदेश, भाटी प्रदेश भी कहते हैं। इसको जो कहने वाले लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग ही कहेंगे इसको, और ये आपको याद रखना है। यहाँ वागड़ी बोली वाला क्षेत्र भी हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती हैं। इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा मक्का, आप लोग मक्का की काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैदावार होती हैं। और यहाँ मक्के की किस्मों के बारे में बात करेंगे तो माही कंचन, माही धवल और सरिता नाम की जो कुछ आपकी फसलें हैं, किस्में हैं, ये सारी की सारी आपकी मक्के की किस्में आती हैं। फिर कांठल का प्रदेश, कांठल के प्रदेश को हम लोग प्रतापगढ़ में माही का जो तटीय भाग है उसको हम लोग कांठल का प्रदेश कहते हैं। किसके अंदर? प्रतापगढ़ के अंदर। दूसरा, 56 नदी नालों का जो समूह है या फिर 56 गांवों का जो समूह है उसको हम लोग 56 का मैदान कहते हैं, जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता है 56 का मैदान। तो ये सारी की सारी जानकारी या विशेषता आपको याद रखनी है। अब चंबल का मैदान के बारे में बात करते हैं। देखिए, चंबल जो यमुना की सहायक नदी है
आपको इस तरह से बीहड़ वगैरह का मैंने एक डायग्राम बना रखा है। आपको इस तरह से जैसे चंबल नदी, और चंबल नदी जहाँ से गुजरी है यहाँ काफ़ी ज़्यादा खड्डे और तोड़ फोड़ कर देती है, ज़मीन का कटाव कर देती हैं, तो इसको इस तरह से हम लोग कह सकते हैं बीहड़। आगे चंबल नदी है जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से आपके बहकर राजस्थान के अंदर भैंसरोडगढ़ के वहाँ से प्रवेश करते हुए फिर सारी की सारी कोटा, फिर सवाई माधोपुर, धौलपुर आपके इस तरह से होती हुई फिर यमुना के अंदर यूपी में मिल जाती हैं। बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करते हुए यह राजस्थान के 2800 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत हैं बीहड़ क्षेत्र। फिर यह सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हैं। कौन? बीहड़ प्रदेश। बीहड़ रानी या बीहड़ की रानी किसको माना जाता है? करौली को माना जाता है। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर के अंदर है, सर्वाधिक कंदराय जो हैं वो है कोटा के अंदर। इस तरीके से आपको याद रखना है। डांग प्रदेश 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है और डाकू प्रदेश या दस्यु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बीहड़ को। फूलन देवी जो चर्चित महिला थी, फूलन देवी, उसको इसी क्षेत्र से माना गया है, आपको याद रखना है। अब अवनालिका अपर्दन चंबल नदी करती हैं, ये आपको पता है। इस तरीके से बहुत सारी नालियाँ निकालती रहती हैं। नालियों का मतलब इसे चलती है, वहाँ से खूब सारी ये इसमें नदियाँ भी मिलती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अपर्दन करती रहती हैं। यह चंबल प्रभावित प्रदेश कहलाता है अवनालिका अपर्दन। उत्कात भूमि यानी बेडलैंड, पोटोलैंड, इस तरह से भी आपको याद रखना है। फोटोग्राफी, इसको टोपोग्राफी भी कह सकते हैं, ठीक है, बेडलैंड या टोपोग्राफी। उत्कात भूमि। अब हम पढ़ेंगे बनास का मैदान। देखिए बनास नदी आपकी रावली की ही पहाड़ी से निकलती हैं। फिर यहाँ भूरी बजरी मिट्टी पाई गई है। यहाँ पे मेवाड़ जो प्रदेश है उसका हम लोग कह सकते हैं दक्षिण बनास का दक्षिणी भाग है मेवाड़ मैदान, जो कि राजसमंद, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया गया है। फिर देवगढ़ से लगाकर जहाजपुरा, भिलवाड़ा तक इसको पिडमान का प्रदेश कहते हैं। आपको याद रखना है पिडमान का प्रदेश कहाँ है, तो देवगढ़ से लगाकर जहाजपुरा का जो भिलवाड़ा का क्षेत्र है उसको हम लोग पिडमान प्रदेश के रूप में जानते हैं। मालपुरा करौली का जो मैदान है उसको हम लोग अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर का इस तरीके से माल खेराड़ या खेराड़ प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो ये सारा इम्पोर्टेंट आपका प्रदेश है। अलग अलग प्रदेश अलग अलग जिलों से और अलग अलग स्थान से मिलके आपको याद रखना है। रोही का मैदान, देखिए रोही का मैदान किस तरीके से पढ़ेंगे आप लोग। बेराट जो कि जयपुर अरावली का ही भाग है, बेराट से एक बाणगंगा नदी निकली जो कि जयपुर से, फिर जंबा रामगढ़ बांध, वहाँ पे अभ्यारण्य भी है। फिर ये दौसा से होते हुए भरतपुर के अंदर फिर ये बाणगंगा आपके या तो लुप्त हो जाती है या फिर अभी तो ये लुप्त हो रही है, अदरवाइज ये यमुना के अंदर जाके मिलती हैं। यह एक रुंडित नदी है। फिर रोही का मैदान बाणगंगा के दोनों तरफ वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग रोही का मैदान कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो चौथा प्रदेश जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। और यह आपको कम टाइम में मैं आपको भी फटाफट बता देता हूँ। देखिए इसका क्षेत्रफल 6.89% है। यहाँ लगभग जनसंख्या 11% निवास करती हैं। इसका विस्तार 4 जिलों के अंदर है, जो कि हाड़ौती प्रदेश के जो चारों जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उसके अंदर यह पाया गया है। इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला मालवा का पठार, दूसरा विंध्यन कगार। तो विंध्यन कगार के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ और कुंडला की पहाड़ियाँ, इस तरह से आपको याद रखना है। मालवा का पठार, उसके अंदर डग गंगधर का पठार और झालावाड़ का पठार, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसका जो निर्माण है वो निर्माण क्रिटेशियस काल के अंदर आपको याद रखना है। मेसोजोइक काल भी कह सकते हैं इसको। और इसकी जो प्रक्रिया है वो लावा की दरारी उद्गार से हुआ है। पठारी प्रदेश की जो चट्टानें हैं वो बेसाल चट्टानें पाई गई हैं, या फिर उसको बाह्य आग्नेय चट्टानें के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी, इसको हम लोग वर्टी सॉल भी कह सकते हैं। वर्टी डर्टी, आपको याद रखना, डर्टी काला होता है, डर्टी गंदा, इस तरह से। तो डर्टी सॉल जो कि वैज्ञानिक वर्गीकरण है मिट्टियों का, तो आपको याद रखना है वर्टी सॉल काली मिट्टी हाड़ौती प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। तो
ये मैंने आपको इस तरीके से इसका निर्माण वगैरह बता दिया। आगे देखिए, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के अंदर, जो कि मालवा का पठार एमपी के बिल्कुल टच के अंदर ही है, आपको इस तरह से याद रखना है। लावा की दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है और दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में भी इसका सर्वाधिक, दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो दरारी जो लावा के जो दरारी उद्गार हैं उससे सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी का निर्माण हुआ है पठार का, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में दक्कन ट्रेप का। अब राजस्थान का जो हाड़ौती प्रदेश है उसके अंदर देख लीजिए, अलग अलग जो पहाड़ियाँ हैं, अलग अलग पहाड़ियों के बारे में, उनका आकृति कैसी है तो देखते जाइए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बूंदी की पहाड़ियाँ। ये बूंदी की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार हैं और संतूर के आकृति जैसी हम लोग कह सकते हैं। इनकी ऊंचाई जो है 353 मीटर इनकी हाईएस्ट ऊंचाई मानी गई है, जिसको हम संतूर की चोटी के रूप में जानते हैं। कोटा के बारे में देखिए, कोटा कुंडला की पहाड़ियाँ इस तरह से कोटा के अंदर हैं। फिर रामगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पे इस तरीके से, शाहबाद जो कि शाहबाद की उच्च भूमि के रूप में भी हम लोग बारा के अंदर हैं, शाहबाद की उच्च भूमि, ये आपको याद रखना है। फिर पूर्वइयाँ जो चलती हैं वो आपकी इस तरीके से झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश करती हैं पूर्वइयों से, और झालावाड़ का पठार आपके लिए इस पूर्वइयों या फिर यहाँ पे बारिश को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डग गंगदार का पठार भी झालावाड़ के अंदर आता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ भी फिर कोटा व झालावाड़ में सबसे ज़्यादा आपके फैली हुई हैं, विस्तृत हैं। कौन सी? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। और यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो चांदवाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 557 मीटर है। यह दक्षिण पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। कौन सी? चांदवाड़ी, जो कि आपका हाड़ौती प्रदेश के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है 9 जनवरी 2012 को। राज्य की ये तीसरी बाघ परियोजना शुरू की गई थी यहाँ पे। अब कुंडला की पहाड़ियाँ देखिए, कुंडला की पहाड़ियाँ अभी मैंने आपको कोटा के अंदर बताई, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। कोटा चंबल नदी या चंबल का जो प्रवाहित क्षेत्र है वहाँ पे कुंडला की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ चंबल गार्डन भी है। दूसरा, चंबल नदी के ऊपर जो हैंगिंग ब्रिज बना गया है NH 27 के ऊपर, जो कि आपका पूर्व से पश्चिम, भारत को पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला है। इस तरीके से पूर्व से पश्चिम गलियारा यहीं से गुजरता है। अब रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये घोड़े की नाल की जैसी आकृति है। उल्कापात से इसका निर्माण हुआ है स्थलाकृति, ठीक है। यह भारत का प्रथम जियो हेरिटेज क्षेत्र है। कौन सा? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। रामगढ़ की पहाड़ियों के पास शाहबाद की उच्च भूमि है, जहाँ सहरिया जनजाति निवास करती हैं। और सहरिया जनजाति का अगर आप लोग प्रसिद्ध क्षेत्र मानते हैं तो वो बारा के अंदर ही है, सहरिया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डग गंगधर पठार की तरफ AW जलवायु पाई जाती है, जबकि बूंदी की पहाड़ियाँ की तरफ CWG प्रकार की जलवायु पाई गई हैं। ऐसा आपको कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को भी ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा वीडियो मैंने 3 प्रदेश इसके अंदर पढ़ लिए थे। और राजस्थान का भौतिक प्रदेश के अंदर थार मरुस्थल मैंने पहले वीडियो के अंदर पूरा पढ़ाया। इसके अंदर आपने अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप अपने लाइक और कमेंट के ज़रिए दीजिए। अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आपको, इंस्टाग्राम वगैरह जहां भी लगता है आपको उचित, उस जगह आप लोग शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो सारे के सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ और भी नई अच्छी जानकारी के साथ और अच्छे जोश और उमंग के साथ मैं आपको पढ़ाता रहूं। तो आप लोग इसको लाइक करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।